नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां महिला मतदाताओं को लुभाने में जुट गई हैं। सभी पार्टियों में एक से एक बढ़कर वादे करने की होड़ मची हुई है। महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। महायुति लाडली बहन योजना को तुरुप का इक्का मान रही है। जवाब में महाविकास आघाड़ी भी महालक्ष्मी योजना लेकर आई है। आपको विस्तार से बताते हैं कि दोनों बड़े गठबंधनों ने महिलाओं के लिए क्या क्या वादे किए हैं। महायुति की अगर बात करें तो 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती करने का वादा महायुति ने किया है। लाडली बहन योजना की राशि 1,500 रुपये महीने से बढ़ाकर 2,100 रुपये महीने करने का वादा किया गया है। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का 15,000 रुपये का वेतन और बीमा सुरक्षा देने की बात कही गई है। ज़रूरी वस्तुओं के दाम स्थिर रखने का वादा है। साथ ही 3 सिलेंडर देने का भी वादा है। वहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसने अपनी ओर से महालक्ष्मी योजना की घोषणा की है। हर परिवार की एक महिला को 3,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। महिलाओं छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का वादा भी एमवीए कर रहा है। तो दोनों ही गठबंधनों ने डायरेक्ट कैश बेनिफिट का वादा किया है। लेकिन सवाल है कि जब महाराष्ट्र पर पहले से ही 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है तो इन वादों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच आज महाविकास आघाड़ी की गारंटी पर एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे वादे कर विपक्ष महिलाओं को धोखा दे रहा है। अगर वे महिलाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देने का दावा करते हैं तो खर्च 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। और वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से जब पूछा गया कि इन घोषणाओं को अमल में लाने के लिए पैसा कहां से आएगा तो उन्होंने कहा कि उपाय हमने सोच रखा है लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे उसे चुरा लेंगे। अगर मैं कहूं तो वो भी ये भी बात चुराएंगे। जैसे मेरी पार्टी चुराई है, सिंबल चुराया। और यहाँ तक सीमित नहीं रहा। मैंने जब शुरुआत की कि 5 जीवनावश्यक जो भी चीज़ें हैं, गेहूँ, चावल, शक्कर, दाल, तेल, दाम तो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसको आने वाले 5 साल स्थिर रखेंगे। तो वो भी चीज़ उन्होंने चुराई, तो वो भी बात चुराई। उनको चोरी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो महिलाओं के वोट लेने के लिए वादे तो बहुत से किए जा रहे हैं, लेकिन जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है तो दोनों ही गठबंधनों में स्थिति बहुत अलग है। आपको बताएं कि महायुति ने 29 महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतारे हैं। ये केवल 10% है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने 27 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जो करीब 9.5% का आंकड़ा है। जबकि महाराष्ट्र में महिला मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा है। आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 29 मंत्री हैं, लेकिन महिला केवल एक ही मंत्री बनाई गई है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रही हैं। शिवानी दानी वखारे जो कि नेता है महाराष्ट्र बीजेपी की, वो हमारे साथ आ गई हैं। शिवानी जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हम यही बात कर रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके वोट तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है। महायुति ने भी केवल 10% उम्मीदवारों को ही महिलाओं को टिकट दिया है, मंत्री केवल एक ही बनाई गई। तो ऐसे में महिलाओं के पास जा तो रहे हैं आप, लेकिन उनको नुमाइंदगी देने की जब बात आएगी तो उस सवाल का जवाब क्या देंगे? शिवानी जी। लगता है शिवानी जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे उन तक दोबारा जाने के लिए, लेकिन जो वादे किए गए हैं इन पर एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं। एमबीए के लिए महिलाओं छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा देने की सुविधा देने का वादा किया गया है। महालक्ष्मी योजना ये महायुति की जो योजना है उसके जवाब में बनाई गई है और इसमें 3,000 रुपये प्रति महीने देने का वादा हर परिवार की एक महिला को देने का वादा किया गया है। साथ ही जहाँ तक महायुति की बात करें तो यहाँ पर 25,000 महिलाओं को पुलिस भर्ती में करने का वादा किया। हमारे साथ मुझे बताया गया कि विद्या चौहान जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विद्या जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हम यही बात कर रहे थे कि महिलाओं को लुभाने के लिए, उनके वोट लेने के लिए दोनों ही गठबंधन एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, लेकिन जब नुमाइंदगी देने की बात आती है, टिकट देने की बात आती है तो पीछे रह जाते हैं। क्या कारण है? नहीं, महिलाओं को राजनीति में जो उनका स्थान होना चाहिए, यानी 50% अगर लोक संख्या से महिला है तो उनको देना चाहिए। लेकिन हर एक पार्टी में ऐसा होता है कि ज्यादा महिलाओं को चांस नहीं दिया जाता है। उनको ऐसा लगता है कि
चुन के आने की क्षमता महिलाओं की कम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो आरक्षण 50% हुआ, उसकी वजह से आज महिलाएं कॉरपोरेशन में और म्युनिसिपैलिटी में या इसमें जिला परिषद में हमें दिखती है। तो लोकसभा और विधानसभा में जल्द से जल्द आरक्षण होना चाहिए। अभी आपने कहा कि इनके मंत्रिमंडल में एक महिला है, वो एक महिला यानी तटकरे जी है, वो तटकरे जी की बेटी है उसमें। महिलाओं को देने की कुछ उनकी ये नहीं थी, लेकिन एक अगर तटकरे जी को केंद्र सरकार में लिया है, उधर एमपी बनाया है, तो इधर वो पहले मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो मिनिस्ट्री भी नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उनको बेटी को वो दिया है। यानी महिलाओं को जो स्थान पॉलिटिक्स में मिलना चाहिए, जितना परसेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ आरक्षण होने की बहुत बड़ी ठीक है जरूरत है। जी। शिवानी जी से संपर्क हमारा जुड़ गया। शिवानी जी, यही प्रश्न आपसे भी, क्योंकि जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो हमने कहा कि सिर्फ एक ही महिला को मंत्री बनाया गया, और जो जैसा कि विद्या जी बता रही कि वो भी चूंकि रिश्तेदार हैं, इसलिए शायद उनको एक समझौते के तहत ये जिम्मेदारी सौंपी गई। तो क्या कारण है कि महिलाओं के वोट तो चाहिए, लेकिन जब नुमाइंदगी देने की बात आती है तो कोई भी दल आगे नहीं आता? नहीं, मैं इससे बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। आपने जैसे कि देखा होगा कि निर्मला सीतारमण जी हो, पहले सुषमा जी हमारे पास थी, उसके बाद स्मृति ईरानी जी थी, हमारे यहाँ पर पंकजाताई मुंडे भी थी। ये सारी महिलाओं को जब-जब ज़रूरत आई, पूनम ताई हमारे यहाँ से चुनाव लड़ चुकी है। सो जब-जब ज़रूरत आई, जब-जब वहाँ पर पॉलिटिकल इक्वेशन सही बैठा कि यहाँ से, क्योंकि चुनाव में सबसे अहम होता है कि यहाँ से हमने चुनकर भी और जीत कर भी आना है। सो जहाँ-जहाँ पर इक्वेशन में सेट हुआ, वहाँ-वहाँ पर कहीं पर भी महिलाओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है, जो महिलाओं का हमेशा सम्मान करते आई है, और जब-जब समय आया तब-तब हमने प्रूव किया है। सो उसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और उसी के चलते लाडली बहन योजना भी जो मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली चलाई थी, उसी को यहाँ पर हमने रेप्लिकेट करने का प्रयास किया है। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है शिवानी जी? ये जो योजना आप रेप्लिकेट कर रहे हैं, 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये करने का वादा किया, तो जवाब में एमबीए ने कह दिया कि हम 3000 रुपये प्रति माह देंगे। क्या इससे सशक्तिकरण होता है महिलाओं का? और दूसरी बात, जो खजाना आपका है महाराष्ट्र सरकार का, क्या उस पर बोझ नहीं पड़ेगा? क्या सरकार के पास इतना पैसा है कि वो हर महीने इतनी राशि दे सके? दो अहम सवाल इसमें, एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो मतलब सरकार की नीयत क्या है? यदि सरकार जी, कर आपकी रही आवाज़ है तो दूसरी ओर जी, आवाज़ नहीं पहुंच अगर पा रही, क्या इसको ठीक करने की कोशिश अभी करेंगे। जी जी, अपनी अभी बात अभी पूरी आवाज़ आ रही रखें। है? अभी हाँ आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है हाँ, जी। यदि यदि एक तरफ सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करके एसेट्स तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ उसके उसको बैलेंस करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कर सकती है। यही मध्य प्रदेश में भी प्रूव किया गया, और यही महाराष्ट्र में भी प्रूव किया गया कि जहाँ पर हम लोग कोस्टल रोड बना चुके हैं, समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड हो रहा है, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। क्योंकि मैं फिनांस की विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ, तो ये मैं भली भांति जानती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने की सोच रख सकते हैं। लेकिन विरोधियों की मानसिकता क्या है, मंशा क्या है? देखिए, जब 2.5 साल उन्होंने सरकार चलाया, तो 2.5 साल इन्होंने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स थे वो सारे रोक दिए। सबसे बेसिक सवाल, क्यों रुके? क्या मुंबई को मेट्रो की आवश्यकता नहीं थी? क्यों समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे का कंस्ट्रक्शन और जो टेन्योर है वो बढ़ा? क्यों हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं थी? नागपुर से मैं आती हूँ, नागपुर का मेट्रो का काम 2.5 साल पूरा रुका पड़ा था। सो ये क्या है कि इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वसूली करने में इंटरेस्ट है। 100-100 करोड़ का हिसाब इन्होंने, हम सब ने देखा कि क्या किस तरीके से जी इनकी मंशा है। और उसके बाद फिर केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके, कर्नाटक का उदाहरण एकदम साफ हमारे सामने है कि उन्होंने ये फ्री वो फ्री वो फ्री, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि अब हमारा पूरा खजाना खत्म हो चुका, अब हम कोई भी तरीके से आपका काम नहीं कर सकते, हम लोग कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड नहीं कर सकते। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए रेवेन्यू ठीक है एक्सपेंडिचर के पहले कैपेक्स जरूरी होता है, जो जी। भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार कर रही है। ठीक है, विद्या जी, आपने सुना शिवानी जी को, वो कह रही कि उनके पास एक मॉडल है, एक सोच है, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही वो सवाल भी उठा रहे हैं कि कर्नाटक में तो बड़े बड़े वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं किए गए। लेकिन जो मेरा प्रश्न था शिवानी जी से, वही प्रश्न आपसे भी, कि ये जो सीमा है 1500 से बढ़ाकर 2100 करना, 2100 के जवाब में आपकी ओर से 3000 का वादा करना, इसकी ऊपरी सीमा कहाँ है? ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा? नहीं, मैं इसमें ये जोड़ना चाहती हूँ कि मोदी सरकार 2014 में जो वादे उन्होंने किए थे, जो घोषणाएं की थी कि गैस का सिलेंडर 400 रुपए का 300 रुपए करेंगे,
पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, 2 करोड़ युवकों को नौकरियां हर साल देंगे। तो मोदी सरकार पूरी अनसक्सेसफुल रही और उनको ये बाद में बोलना पड़ा कि ये सब चुनावी जुमले थे। बाद में उनको बोलना पड़ा कि ये सब चुनावी जुमले थे, ये तो 15-15 लाख रुपया किसी के अकाउंट में गया नहीं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लोगों को लालसा लोगों में उत्पन्न करने के लिए ये घोषणाएं करते हैं। अभी इन्होंने मेट्रो का नाम लिया, इन्होंने कोस्टल रोड का नाम लिया, तो ये सब सुविधाएं विकास जो है वो कांग्रेस के जमाने से हो रहा है। ये कोस्टल रोड का सपना जो जी। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी ने ही किया था, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये बड़ा प्रोजेक्ट था। और मेट्रो रेलवे 2006 से विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री थे तब से ये चला हुआ प्रोजेक्ट है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये उद्घाटन करेंगे और कहेंगे कि ये सब प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए। ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ये महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 1200 रुपया हो गया, यानी 800 रुपया प्रति महीना बढ़ गया है। यानी एक साल में 9600 रुपया इन्होंने हर महिला से जी। लिया है और 5 साल में उन्होंने 48,000 रुपीज ज्यादा लिए हैं। और जी। चुनाव के बाद जब महंगाई से महिलाएं परेशान हो गई है तो उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमला हम लोग करेंगे। 1-2 महीने पहले चुनाव के खाते में हर एक 1,500 हजार रुपया डालने की इन्होंने कोशिश की है कि गरीब महिलाओं को ये दिखाए कि हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे जी। हैं। का वोट्स में भी ये भाजपा पैसा बांटती है, लेकिन चुनावी जुमला ये है कि पहले से ही वो लोगों को पैसे बांटे और गवर्नमेंट के तिजोरी से बांटे। जो लोगों का टैक्स का पैसा है, इन्होंने जीएसटी लिया है, इन्होंने इतना पैसा लोगों से वसूला है और वो अदानी अंबानी के जेब में डालने का इन्होंने काम किया है। तो ये सब मृणालिनी नानी वर्डेकर जी भी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर सकाल, काफ़ी देर से इंतजार कर रही है। मृणाली जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही प्रश्न समझना चाहेंगे कि जो महिला मतदाता हैं महाराष्ट्र की, वो खासतौर से प्राथमिकता में हैं। दोनों ही गठबंधनों की एक से बढ़कर एक योजनाएं उनके लिए घोषित की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है महिला मतदाताओं का जो रोल है इस चुनाव में कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? शायद यही कारण है कि दोनों ही गठबंधन चाहते हैं कि वो उनके पाले में आए। 2019 साल से हम लोगों ने अगर राजनीति की तरफ देखा तो महिलाओं का रुझान इलेक्शन का नतीजा तय करके आ रहा है। मुझे लगता है इसी कारण दोनों जो यहाँ के पक्ष है, एक प्रतिपक्ष है और एक सत्ता पक्ष है, वो महिलाओं को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानी जी ने कहा कैपेक्स है वगैरह सब मैं मानती हूँ, लेकिन इससे प्रोडक्टिव काम क्या होंगे इस पर भी राजनीतिज्ञों ने सोचना बहुत बहुत जरूरी है। अचरज की बात यह है कि 1500 देने पे जो महाविकास आघाड़ी समस्या जता रही थी वो अभी 3000 रुपया देने वाली है। तो इसके कारण खर्चा बढ़ेगा, उससे प्रोडक्टिविटी क्या होगी पता नहीं। और मैं समझती हूँ महिलाओं के हाथ में पैसे जाना अच्छा रहता है, वो शराब पे खर्चा नहीं होता है, वो अपने घर परिवार की अच्छी तरह से भली भांति रिश्तेदारी निभा सकती है, कुछ तरक्की कर सकती है। लेकिन उसके लिए कितना प्रावधान करना चाहिए इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा ऐसा है कि मुझे लगता है कि राजकीय जो पक्ष है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं महिलाओं को कि चबाते बैठो। महिलाओं की समस्याएं बहुत अलग है। महाराष्ट्र में रेप केसेस बहुत बढ़ रही है, अत्याचार के प्रमाण बहुत बढ़ रहे हैं। महिलाओं को जो बच्चा जच्चा जांच है उसके बहुत बड़े प्रश्न हैं, उस चीज पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और चुनाव आया तो कुछ तो भी दे दिया, ये एक आदत पड़ गई है। सुशील कुमार शिंदे जी जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसे ही ये किया था कि बिजली का भुगतान माफ हो जाएगा, और 2 महीने के बाद उन्हीं के पार्टी के विलासराव देशमुख जब मुख्यमंत्री हो गए तो उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में एक निर्णय ले लिया कि आर्थिक स्थिति देखते हुए ये योजना नहीं ले सकती, ये रियायत नहीं दी जा सकती। पक्ष कौन सा भी सत्ता में आए, मुझे लगता है इतना सारा अनुदान महिलाओं को देना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार की जो महसूल जो है उसके बढ़ाने पर बहुत पाबंदी है जीएसटी के रेजिम में। मैं सोचती हूँ ये सब चुनावी जुमले हैं, दोनों पार्टी उसमें शरीक हो रही है। महिलाओं को इससे क्या फायदा होगा मुझे कुछ नहीं समझ में। जो बात आपने कही काफी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं की सुरक्षा ये एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, जो क्योंकि जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के वो भी ये बताते हैं कि वहाँ पर
महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उनकी संख्या में लगातार जो है बढ़ोतरी हुई है। तो मृणालिनी जी, ऐसे मामले में क्या आपको लगता नहीं कि महिलाओं को ये बात समझ में आती है कि ये सारी जो बातें की जा रही हैं कि उनको हर महीने इतना पैसा दे दिया जाए, इतने मुफ्त सिलेंडर दे दिए जाएँ, इतनी जो भर्ती कर दी जाए महिलाओं की पुलिस में, ये सब एक तरफ है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं महंगाई का या कानून व्यवस्था का, इस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। जी, विद्याताई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, तो घर का खर्चा कैसे चलाए। शिवानी जी ने भी बहुत अच्छे कारण दिए कि कैसे पैसा आ सकता है, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि महिलाओं से इसका कुछ लेना देना है। दूसरी एक चीज महिलाएं भली भांति समझ गई है, सत्ता में जो भी आएगा वो कुछ देने का प्रयास जरूर करेगा। पहले महायुति ने रियायतें दी है, इसलिए थोड़ा सा महिलाओं का रुझान महायुति की तरफ जा भी सकता है, उसको अभी टाला नहीं जा सकता है, लेकिन इससे क्या तरक्की होगी और महाराष्ट्र की महिलाओं को वाकई कुछ मिलेगा क्या? वास्तविकता ऐसी हो गई है कि जो महिलाएं आगे बढ़ती है उनके प्रगति के लक्षण जब तक नीचे नहीं जाते हैं तब तक किसी महिला का भला होने वाला नहीं है। राजनीतिज्ञों ने इस विषय पर विचार करना बहुत जरूरी हो बहुत गया। महत्वपूर्ण बात मृणालिनी जी ने आपने कही है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उनसे बातें की जाए उनको ज़मीन पर उतारा भी जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिवानी जी, विद्या जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद को रोकने के लिए अब एक नीति ला रही है। उधर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर आतंक का ग्राफ जिस तरह से बढ़ रहा है उसे देखते हुए कारोबारी चिंतित हैं। इन दिनों कश्मीर घाटी की फिजा बदल रही है। घाटी में ठंड दस्तक दे चुकी है। चिनार के पत्ते भी अपना रंग बदल रहे हैं। लेकिन इसी मौसम में जब पहले बोटा पथरी और फिर श्रीनगर के बीचों बीच टीआरसी में आतंकी हमले हुए तो लोगों में एक दहशत फैल गई, क्योंकि इस इलाके में आतंकी वारदातों का सीधा असर पर्यटन पर पड़ता है। हमारे पुलिस वाले मर गए, उसी के लिए आज जमा हो गए। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू कश्मीरीज। हमने बहुत मुसीबत देखी है, 30 साल से हम इस मसले से लड़ रहे हैं और अल्लाह ने अब ठीक कर दिया। 1-2 सालों से ठीक चल रहा था। हमारी गुजारिश यही है, जो भी ये करता है यहाँ खामखा में ऐसा न करे, ताकि यहाँ के लोग मर जाए, यहाँ का इकोनॉमी खत्म हो जाए। पिछले 20 दिनों में घाटी में आतंकी ग्राफ का स्तर बढ़ता जा रहा है, चाहे मामला लोकल रिक्रूटमेंट का हो या घुसपैठ का या फिर मुठभेड़ों का। माना जा रहा है कि एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय में कमी होने के कारण ये वारदातें हो रही हैं। इधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने एनआईए के सम्मेलन में सभी एजेंसियों का ध्यान इस ओर खींचा और आतंक को रोकने के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। नीड टू नो का जो एक ध्रुव वाक्य बन गया है, इसको बदलकर नीड टू शेयर और इसको आगे ले जाकर ड्यूटी टू शेयर तक ले जाइए। अब इंफॉर्मेशन छुपाने से इतने बड़े देश में टेररिज्म के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है इसके कई डायमेंशन होंगे जो शायद आपको मालूम नहीं है। तो मेरा आप सभी से विनती है कि एक साझा लड़ाई को हम अपनी लड़ाई समझे। कोई राज्य टेररिज्म से बच नहीं सकता जब तक हम ये लड़ाई को साझा लड़ाई समझकर न चले। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से इस मौसम में हजारों पर्यटन आतिश चिनार देखने जाते हैं, लेकिन हमलों के बाद कुछ ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करवा दी हैं और इसे लेकर प्रशासन में खलबली है। जम्मू कश्मीर में आतंक के बढ़ते ग्राफ का अगर सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है तो सवाल दिल्ली से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आखिरकार सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की दिल्ली की ही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।